हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज के इस वीडियो में हम आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताएंगे कि कोई मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर एंटर करता है या सेल से एग्जिट करता है। आइए दोस्तों, इन सारी बातों को जानते हुए सबसे पहले हम कुछ बातें जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जान लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। किसी भी सेल के बाहर की जो एक्सटर्नल बाउंड्री होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करने का काम करती है। अगर हम नेचर की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली सेलेक्टिवली परमेबल नेचर की होती है। सेलेक्टिवली परमेबल नेचर का मतलब होता है कि ये कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही खुद में से फ्रीली डिफ्यूज होने देती है। इनके नेचर को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था जिसके अंदर एक प्रोटीन फ्री सिंथेटिक बाइलिपिड लेयर की फॉर्मेशन करवाई गई और उस प्रोटीन फ्री सिंथेटिक बाइलिपिड लेयर में से अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल को क्रॉस करवाकर देखा गया। सबसे पहले इन्होंने हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल और गैसियस मॉलिक्यूल को इस सिंथेटिक लिपिड बाइलेयर में से क्रॉस करवाया, तो इन्होंने देखा कि जितने भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल थे या जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल थे वो इस सिंथेटिक बाइलिपिड लेयर को फ्रीली क्रॉस कर रहे थे और बहुत तेजी से क्रॉस करके जा रहे थे। फिर इन्होंने स्मॉल पोलर अनचार्ज मॉलिक्यूल को इस सिंथेटिक लिपिड बाइलेयर में से क्रॉस करवाया, तो इन्होंने देखा कि स्मॉल पोलर अनचार्ज मॉलिक्यूल थे वो भी इस सिंथेटिक बाइलिपिड लेयर को क्रॉस कर रहे थे, लेकिन इनका डिफ्यूजन जो था वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम देखने को मिला। फिर इन्होंने लार्ज पोलर अनचार्ज मॉलिक्यूल को इस सिंथेटिक बाइलिपिड लेयर में से क्रॉस करवाया और इन्होंने पाया कि जितने भी लार्ज साइज पोलर अनचार्ज मॉलिक्यूल थे, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस सिंथेटिक लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके क्रॉस कर रहे थे। मीन्स उनका रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट यहाँ पर इन्हें देखने को मिला। फिर इन्होंने चार्ज मॉलिक्यूल को इस सिंथेटिक बाइलिपिड लेयर में से क्रॉस करवाया और जब इन्होंने चार्ज मॉलिक्यूल को क्रॉस करवाने की कोशिश करी तो इन्होंने देखा कि कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल जो था वो इस सिंथेटिक लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये सिंथेटिक बाइलिपिड लेयर जो थी वो चार्ज मॉलिक्यूल के लिए इम्परमेबल होती है। ऐसा जनरली ये सिंथेटिक बाइलिपिड लेयर में हमें देखने को मिला था, लेकिन एक्चुअल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो नेचुरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें इन सारी चीज़ों के लिए जो चीज़ें इस सिंथेटिक बाइलिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर पा रही थी, उन सारी चीज़ों के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि इन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। आइए दोस्तों, इस बात को जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरह का होता है और हमें कितने टाइप का ट्रांसपोर्ट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, एक को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं और इसमें जो दूसरे टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जैसा कि नाम आपको बता रहा है पैसिव, पैसिव का मतलब होता है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, कि बिना एनर्जी का खर्चा किए बिना ही अगर कोई चीज़ अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड मूव कर जाए तो उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट जनरली दो टाइप का होता है, एक को हम सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं और दूसरे को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिफ्यूजन के बारे में बता दूं कि डिफ्यूजन क्या होता है। किसी भी चीज का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड मूव कर जाना, इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब डिफ्यूजन, जैसा कि बताया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो तरह का डिफ्यूजन देखने को मिलता है, एक को हम सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है कि अगर कोई भी चीज जो है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड जो है वो मूव करके चली जाए और डायरेक्टली वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चली जाए विदाउट यूजिंग एनी प्रोटीन, बिना किसी प्रोटीन का सहारा लिए बिना अगर कोई चीज अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड मूव करके जा रही है तो उसको हम सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। जनरली जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं या फिर जितने भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर भी हाइड्रोफोबिक होता है, तो जितने भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं और जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल हैं वो बाय सिंपल डिफ्यूजन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्ट इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू क्रॉस करके सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। ये इस टाइप का जो डिफ्यूजन होता है उसको हम सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, वो भी एक तरह का डिफ्यूजन है। मीन्स इसमें भी क्या होता है, कोई
चीज़ जो है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की साइड मूव करती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोटीन, कुछ प्रोटीन की हेल्प से वो जो है अपने हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड मूव करती है। वो डायरेक्टली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को डायरेक्टली क्रॉस करके नहीं जा सकती। वो कुछ प्रोटीन का सहारा लेती है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन का सहारा लेके ही अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की साइड मूव करती है। उस टाइप के डिफ्यूजन को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जनरली दो तरह की प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। एक को हम करियर प्रोटीन बोलते हैं और दूसरी प्रोटीन जो होती है उसको हम आयन चैनल बोलते हैं, जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाने का काम करती है। अब हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसके अंदर एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, और वो ट्रांसपोर्टेशन जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, उस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। मींस ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसमें एनर्जी का खर्चा होता है, और एनर्जी का खर्चा करके ही किसी चीज को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो भेजा जाता है। उस ट्रांसपोर्टेशन को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जनरली दो तरह का होता है। एक को हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं और दूसरे को हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसमें डायरेक्ट एटीपी का यूज करा जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, लाइक सोडियम पोटेशियम पंप, जिसे हम आगे देखेंगे। लाइक सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, जिसमें क्या करा जाता है, 3 सोडियम आयन को उठाकर सेल के अंदर से सेल के बाहर भेजा जाता है। सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती है, सेल के बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो कम से ज्यादा की साइड भेजा जा रहा है, मीन्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजा जा रहा है। तो ये क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसमें क्या होगा? एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा। और 2 पोटेशियम आयन को सेल के बाहर से सेल के अंदर की साइड भेजा जाता है। सेल के बाहर पोटेशियम आयन जो है वो कम होता है, सेल के अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा हो जाता है। तो कम की साइड से ज्यादा की साइड भेज रहे हैं, तो ये भी क्या है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो इन दोनों ही प्रोसेस में क्या चाहिए होता है? एनर्जी का खर्चा करना पड़ता है, मीन्स एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसके अंदर क्या होता है? डायरेक्ट एटीपी का यूज होता है, डायरेक्ट एनर्जी का खर्चा करा जाता है, उस ट्रांसपोर्टेशन को हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो होती है हमेशा सेल के बाहर ज्यादा होती है, और उस सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को सेल के बाहर ज्यादा बनाए रखने का काम होता है सोडियम पोटेशियम पंप का। क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है? ये जो सोडियम आयन है, 3 सोडियम आयन को उठाकर सेल के बाहर भेजता है, जिसकी वजह से सेल के बाहर हमेशा सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा बनी रहती है। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, जैसे हम सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की बात करेंगे। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल पे प्रेजेंट होता है, उसमें क्या होता है? जो सोडियम आयन है वो अलोंग द कंसंट्रेशन सेल के बाहर से सेल के अंदर एंटर करते हैं, और उसकी एनर्जी का यूज करके जो ग्लूकोज है वो भी क्या करती है? सेल के बाहर से सेल के अंदर की साइड एंटर कर जाती है। मींस यहाँ पर डायरेक्ट एटीपी का यूज नहीं करा जा रहा, सोडियम आयन की जो फ्री एनर्जी है उसका यूज करके ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करवाया जाता है। तो उस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें तो जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें डायरेक्ट एटीपी का यूज करा जाता है, और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें इनडायरेक्टली एटीपी का यूज होता है, मींस डायरेक्ट एटीपी का यूज नहीं करा जाता। इस तरह से ये सारे जो ट्रांसपोर्ट हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब हम एक एक ट्रांसपोर्टेशन को डिटेल में बताएंगे। पहले आप इन सारी चीजों को नोट कर लो ताकि आगे का वीडियो जो है वो आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट की, कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ऐसा ट्रांसपोर्ट जो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है, और जिसके अंदर कोई एनर्जी का यूज नहीं होता, उस ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये पैसिवली होता है, मीन्स खुद होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें दो तरह से देखने को मिलता है। एक को हम सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं, दूसरे को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। सिंपल डिफ्यूजन जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उन मॉलिक्यूल्स का होता है जो या तो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं या फिर गैसियस नेचर के होते हैं। ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं लाइक स्टेरॉइड हार्मोन वगैरह, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। जबकि
कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है, या फिर उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। तो जो चार्ज आयन होते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है वो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, वो सर्टेन प्रोटीन की हेल्प से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं और अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की साइड में मूव कर पाते हैं। तो ऐसा डिफ्यूज़न जो विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोटीन होता है उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न बोलते हैं। जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है, एक को हम करियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न बोलते हैं और दूसरे को हम चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न बोलते हैं। करियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न वो डिफ्यूज़न होता है जिसके अंदर करियर प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ग्लूट ट्रांसपोर्टर एक करियर प्रोटीन होती है जो सॉल्यूट के साथ ग्लूकोज के साथ आकर बाइंड करती है और जैसे ही वो ग्लूकोज के साथ आकर बाइंड करती है तो उसके अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं और आफ्टर कन्फर्मेशनल चेंजेस वो इस ग्लूकोज को सेल के बाहर से उठाकर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो विद द हेल्प ऑफ करियर प्रोटीन होता है उस ट्रांसपोर्टेशन को हम करियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न बोलते हैं। और ऐसा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो विद द हेल्प ऑफ चैनल प्रोटीन होता है उसको हम चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न बोलते हैं और ये जनरली जितने भी आयंस होते हैं उनके लिए होता है। आयन चैनल जो होते हैं वो जनरली दो तरह के होते हैं, एक को हम लिगेंड गेटेड आयन चैनल बोलते हैं और दूसरे जो होते हैं उनको हम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल बोलते हैं। लिगेंड गेटेड आयन चैनल कौन से होते हैं? ऐसे आयन चैनल जब उनके साथ कोई लिगेंड जाकर बाइंड करेगा लिगेंड बाइंडिंग साइट पे तभी वो ओपन हो, तो उन चैनल को हम लिगेंड गेटेड आयन चैनल बोलते हैं। दोनों ही आयंस के लिए होते हैं, चाहे लिगेंड गेटेड आयन चैनल हो और चाहे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल हो, दोनों ही आयन के मूवमेंट के लिए होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कब ओपन होंगे। लिगेंड गेटेड आयन चैनल तब ओपन होते हैं जब उनके साथ उनके ऊपर कोई लिगेंड आकर बाइंड करता है, लिगेंड बाइंडिंग साइट पर कोई लिगेंड आकर बाइंड करता है, तब जो चैनल ओपन होते हैं उनको हम लिगेंड गेटेड आयन चैनल बोलते हैं। और दूसरे जो आयन चैनल होते हैं जिनको हम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल बोलते हैं, वोल्टेज आयन गेटेड चैनल जो होते हैं वो कब ओपन होते हैं? जब वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, लाइक सोडियम आयन की कंसंट्रेशन सेल के बाहर बहुत ज़्यादा है, तो सोडियम आयन का जो चार्ज है मीन्स पॉजिटिव चार्ज सेल के बाहर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सेल के अंदर नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा। अगर ये डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो कई बार ऐसा होता है कि सोडियम आयन अपने आप ही ड्यू टू डिफरेंस इन वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से सोडियम आयन चैनल जो है वो अपने आप ओपन हो जाते हैं और सोडियम जो है वो सेल के बाहर से सेल के अंदर मूव कर जाता है। तो ऐसे आयन चैनल जो वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से ओपन होते हैं उनको हम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल बोलते हैं। लिगेंड गेटेड आयन चैनल का मैं एक एग्जांपल आपको लिगेंड गेटेड आयन चैनल का भी बताना चाहती हूँ। लाइक जैसे जो नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स के ऊपर सोडियम आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं और वो सोडियम आयन चैनल तब ओपन होते हैं जब उनके साथ कोई न्यूरोट्रांसमीटर आकर बाइंड करता है। मीन्स उनके ऊपर जब कोई न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जब वो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन उस सोडियम आयन चैनल के ऊपर बाइंड करता है तब वो सोडियम आयन चैनल जो है वो ओपन होते हैं और एक्शन पोटेंशियल जो है वो डेवलप होता है। तो ऐसे आयन चैनल जब कोई लिगेंड आकर उनके साथ बाइंड करेगा तब ओपन हो, उन आयन चैनल को हम लिगेंड गेटेड आयन चैनल बोलते हैं। तीसरे टाइप के जो चैनल होते हैं उनको हम वाटर चैनल, जो कि एक्वापोरिन हमने सुना होगा, एक्वापोरिन एक वाटर चैनल होता है। तो वाटर चैनल वो आयन चैनल होते हैं जो वाटर का, यूरिया का या अमोनिया का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। अब हम अगर बात करें दोनों के बीच के डिफरेंस की कि क्या डिफरेंस होता है चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में और करियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे करियर मीडिएटेड डिफ्यूज़न की कि करियर मीडिएटेड जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है कि करियर प्रोटीन जो होती हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं, उनके साथ एक पर्टिकुलर साइज़ का ही जब तक कोई सॉल्यूट आकर बाइंड नहीं करता, पर्टिकुलर शेप का ही सॉल्यूट आकर बाइंड नहीं करता, तब तक इस करियर प्रोटीन में कोई कन्फर्मेशनल चेंज नहीं आते। और अगर इस प्रोटीन में कोई कन्फर्मेशनल चेंज नहीं आते तो ये प्रोटीन जो है किसी भी चीज़ को सेल के बाहर से उठाकर सेल के अंदर नहीं ला पाती।
तो हमने बोला कि जो कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है उसके अंदर जो कैरियर होते हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। मीन्स जब उनकी ही शेप का कोई जो सॉल्यूट है वो उनके साथ आकर बाइंड करता है तभी उनके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हमें देखने को मिलता है। जबकि चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या होता है, जो चैनल होते हैं वो लेस स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, उनको ऐसे किसी कन्फॉर्मेशनल चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, जो कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है वो जनरली सॉल्यूट्स के लिए होता है, और जो चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है वो जनरली चार्ज आयन के लिए होता है। कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या होता है, ये कैरियर प्रोटीन जो है एक टाइम पर सैचुरेबल हो जाती है। मीन्स कैरियर प्रोटीन के साथ आकर सॉल्यूट जो है वो बाइंड करते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो कैरियर प्रोटीन है उनकी सारी की सारी बाइंडिंग साइट जो है वो फिल हो जाएंगी, फिर चाहे आप कितने भी सॉल्यूट ऐड करो वो उससे बाइंडिंग नहीं होगी, मीन्स रिएक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं करेगी। तो कैरियर मीडिएटेड जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है वो जनरली कैसा होता है, उसमें जो कैरियर प्रोटीन होती है वो सैचुरेबल नेचर की होती है कि एक टाइम आकर इनमें सैचुरेशन जो है वो देखने को मिलता है। जबकि चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में जो चैनल प्रोटीन होती है वो सैचुरेबल नेचर की नहीं होती। अब हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें कोई मॉलिक्यूल जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है, मींस अपनी लो कंसंट्रेशन से अपनी हाई कंसंट्रेशन के साइड में मूव करता है, उस ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जनरली एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, मींस एनर्जी का यूटिलाइज करके ही कोई मॉलिक्यूल जो है वो अपनी लो कंसंट्रेशन से अपनी हायर कंसंट्रेशन की साइड में मूव कर पाता है। जनरली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें हमें 3 तरह के एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं। एक को हम बोलते हैं एटीपी ड्रिवन पंप, मीन्स ऐसा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो एटीपी ड्रिवन पंप के थ्रू होता है। एटीपी ड्रिवन पंप कौन से पंप होते हैं, ऐसे पंप जो डायरेक्टली एटीपी का यूज़ करके किसी मॉलिक्यूल को उसकी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट मूव करवाते हैं, मीन्स उसकी लोअर कंसंट्रेशन से उठाकर उसकी हायर कंसंट्रेशन पर ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। उन पंप को हम एटीपी ड्रिवन पंप बोलते हैं, मीन्स ऐसे पंप जो एटीपी की हेल्प से काम करते हैं। इसमें जनरली पी टाइप पंप आते हैं, एफ टाइप पंप आते हैं, वी टाइप पंप आते हैं और एबीसी ट्रांसपोर्टर को रखा गया है। दूसरा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम कपल ट्रांसपोर्टर बोलते हैं, मीन्स ऐसा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो किसी के साथ कपल्ड होकर, मीन्स ये डायरेक्ट एटीपी को तो यूज़ नहीं करते, एटीपी से नहीं चलते ये, बल्कि ये ऐसे मॉलिक्यूल की एनर्जी का यूज़ करते हैं जो इसके साथ कपल रहता है। मीन्स जो कपल ट्रांसपोर्टर होते हैं उसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जो है वो डाउनहिल मूव करता है, मीन्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड मूव करता है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है, मीन्स लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की साइड मूव करता है। तो जो मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है उसको एनर्जी चाहिए होगी, और वो मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी कहां से लेता है, जो मॉलिक्यूल इसके साथ कपल्ड होके अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है उसी से ये एनर्जी को गेन करता है, और उस एनर्जी को यूज करके ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मूव करता है। तो उस तरह का जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम कपल ट्रांसपोर्टर बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कपल्ड होते हैं, और जिस मॉलिक्यूल को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना है वो दूसरे मॉलिक्यूल की एनर्जी को यूज करके ट्रांसपोर्ट होता है। उस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम कपल ट्रांसपोर्टर या कपल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तीसरा तरह का जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लाइट ड्रिवन पंप बोलते हैं। ये लाइट ड्रिवन पंप जो होते हैं ये एटीपी का यूज़ नहीं करते, बल्कि एटीपी की जगह ये लाइट का यूज़ करके किसी मॉलिक्यूल को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मूव करवाते हैं, मीन्स अपहिल मूवमेंट करवाते हैं। अपहिल मूवमेंट का मतलब भी यही होता है कि किसी मॉलिक्यूल का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना, अपनी लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की साइड में मूव करना, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना ही अपहिल मूवमेंट होता है। तो जिसमें एटीपी की जगह लाइट एनर्जी का यूज़ करा जाता है
किसी मॉलिक्यूल को मूव करवाने के लिए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उस पंप को हम लाइट ड्रिवन पंप बोलते हैं। ये जनरली हमें बैक्टीरिया के अंदर, आर्के बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलते हैं और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो बैक्टीरियोरोडोप्सिन है। बैक्टीरियोरोडोप्सिन जो है एक तरह का लाइट ड्रिवन पंप है जो लाइट एनर्जी का यूज करके किसी मॉलिक्यूल को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मूव करवाता है। यहाँ हमने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताया हुआ है एटीपी ड्रिवन पंप को और साथ में जो कपल ट्रांसपोर्टर हैं उनको भी। तो सबसे पहले हम एटीपी ड्रिवन पंप के बारे में बता देते हैं कि एटीपी ड्रिवन पंप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एटीपी का यूज करके पंप चलते हैं उन पंप को हम एटीपी ड्रिवन पंप बोलते हैं और इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या काम करता है, 3 सोडियम आयन को उठाकर सेल के अंदर से बाहर ट्रांसफर करवाता है और 2 पोटेशियम आयन को सेल के बाहर से उठाकर सेल के अंदर ट्रांसफर करता है। जनरली क्या होता है, सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती है और सेल के बाहर पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम होती है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसफर करवा रहा है सोडियम और पोटेशियम को। मीन्स 3 सोडियम को सेल के अंदर से सेल के बाहर भेज रहा है और 2 पोटेशियम को सेल के बाहर से उठाकर सेल के अंदर भेजता है। तो जब भी ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसी चीज को ट्रांसफर करवाया जाता है तो वहां पर एटीपी का यूज होता है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये इनको ट्रांसफर करवाने के लिए एटीपी को डायरेक्टली यूज करता है और इस पंप को हम एटीपी ड्रिवन पंप बोलते हैं। और इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें डायरेक्ट एटीपी का यूज करा जाता है उसको हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कपल ट्रांसपोर्टर की। कपल ट्रांसपोर्टर में क्या होता है कि जैसा कि हमें पता है कि विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप सेल के बाहर हमेशा सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा बनी रहती है, क्योंकि ये 3 सोडियम आयन को उठाकर सेल के बाहर भेज रहा था, जिसकी वजह से सेल के बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा बनी रहती है। तो ये कपल ट्रांसपोर्टर में क्या होता है, कपल ट्रांसपोर्टर में ये ग्लूकोज जो है वो इस सोडियम के साथ आकर कपल्ड हो जाता है और ये ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, इसमें जो सोडियम आयन होता है, क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है तो सोडियम क्या करता है, बाहर से अंदर की साइड मूव करता है। मींस सोडियम आयन जो है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड मूव करता है और बहुत तेजी से मूव करता है। तो जब सोडियम आयन हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड में मूव करता है तो इससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम फ्री एनर्जी बोलते हैं और उस फ्री एनर्जी का यूज करके ये ग्लूकोज जो है वो अपनी लो कंसंट्रेशन से अपनी हायर कंसंट्रेशन की साइड में मूव करता है। मींस एक मॉलिक्यूल का तो इसमें डाउनहिल ट्रांसपोर्टेशन होता है और दूसरे मॉलिक्यूल का इसमें अपहिल ट्रांसपोर्टेशन होता है। मींस ये जो सोडियम है, सोडियम क्या कर रहा है, इसमें सोडियम आयन जो है ये क्या कर रहे हैं, इसमें डाउनहिल ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। डाउनहिल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और जबकि ये ग्लूकोज जो है वो अपहिल ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की साइड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो क्योंकि ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो ये एनर्जी कहाँ से लेता है, ये डायरेक्ट एटीपी से एनर्जी ना लेकर बल्कि सोडियम आयन से फ्री जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को यूज करके ये खुद को ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो इस तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम कपल ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ये भी एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट एटीपी का यूज नहीं करा जा रहा लाइक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम दोनों के बीच में बात करें तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें डायरेक्ट एटीपी का यूज करा जाता है, जबकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें डायरेक्ट एटीपी का यूज नहीं करा जाता, बल्कि जो सोडियम आयन है उनसे फ्री हुई जो रिलीज हुई एनर्जी होती है, बल्कि जो सोडियम आयन से रिलीज हुई फ्री एनर्जी होती है उस एनर्जी का यूज करके किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन करवाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि एटीपी ड्रिवन पंप जो है वो कितने तरह के होते हैं और एक एक पंप को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम पी टाइप पंप की बात करेंगे। पी टाइप पंप ऐसे एटीपी ड्रिवन पंप जो फॉस्फोराइलेशन से एक्टिवेट होते हैं, उन एटीपी ड्रिवन पंप को हम पी टाइप पंप बोलते हैं।
पी टाइप पंप जो होते हैं वो मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, मींस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कई बार क्रॉस करते हैं और ये आयन की कंसंट्रेशन को बनाए रखने का काम करते हैं। यहाँ विद द हेल्प ऑफ 2 डिफरेंट एग्जाम्पल हम आपको पी टाइप पंप के बारे में समझाएंगे। इसमें हमने एक एग्जाम्पल जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप का लिया है और दूसरा एग्जाम्पल हमने कैल्शियम पंप का लिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप की। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंप होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को हमेशा सेल के बाहर ज्यादा बनाए रखने का काम करता है। सोडियम पोटेशियम पंप जनरली क्या करता है, 3 सोडियम आयन को उठाकर सेल के अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट करवाता है और 2 पोटेशियम आयन को सेल के बाहर से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मींस ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है आयन को ट्रांसपोर्ट करवाता है, क्योंकि क्या होता है जो सोडियम आयन होते हैं, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होती है और सेल के बाहर ज़्यादा होती है, जबकि पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम होती है, सेल के अंदर ज़्यादा होती है। तो ये दोनों ही आयन को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करवाता है, मींस कम की साइड से ज्यादा की साइड में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसलिए इस पंप को एटीपी की जरूरत होती है और बाय यूजिंग एटीपी ये खुद को फॉस्फोराइलेट करके ये सारा काम जो है वो परफॉर्म करता है। आइए दोस्तों देखते हैं किस तरह से ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो काम करता है। इसके इंट्रासेलुलर साइट से 3 सोडियम आयन जैसे ही इसके साथ आकर बाइंड होते हैं तो इसका फास्फोराइलेशन होता है और जब इसका फास्फोराइलेशन होता है पंप का तो इसमें कुछ कन्फर्मेशन चेंज आते हैं, जिसकी वजह से इसका जो फेस है वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में मूव कर जाता है और ये वहाँ पर जाकर 3 सोडियम आयन को बाहर रिलीज कर देता है और खुद के साथ 2 पोटेशियम आयन को बाइंड करवा लेता है। जब 2 पोटेशियम आयन इसके साथ बाइंड करते हैं तो फिर से कन्फर्मेशन में चेंज होता है, जिसकी वजह से ये वापस से इंट्रासेलुलर साइड में आ जाता है और वहां पर आकर ये 2 पोटेशियम आयन को सेल के अंदर रिलीज कर देता है और डीफॉस्फोराइलेट कर जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है टोटल 4 स्टेप में सारा काम करता है। पहले स्टेप में सोडियम की बाइंडिंग होती है इंट्रासेलुलर सरफेस से, दूसरे स्टेप में फॉस्फोराइलेशन होता है सोडियम पोटेशियम पंप का, तीसरे स्टेप में एक्सपोर्ट होता है सोडियम आयन और इंपोर्ट होता है पोटेशियम आयन, मींस पोटेशियम आयन की बाइंडिंग होती है और सोडियम आयन को एक्सपोर्ट करा जाता है सेल के बाहर, और चौथे स्टेप में जो पोटेशियम आयन इसके साथ बाइंड होकर आया था उसको इंट्रासेलुलर सरफेस की साइड में रिलीज कर दिया जाता है और इस पंप का डीफॉस्फोराइलेशन हो जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पंप होता है क्योंकि ये सेल के बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को बनाए रखने का काम करता है और सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो को ट्रांसपोर्टर को भी चलाता है। जैसा कि थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया कि को ट्रांसपोर्टर क्या होते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्टर जिनमें क्या होता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयन की जो फ्री एनर्जी होती है उस एनर्जी का यूज करके कोई दूसरा आयन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसको हम को ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। तो जो को ट्रांसपोर्टर होता है वो विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप ही चल पाता है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को बाहर जो है वो ज़्यादा बनाए रखने का काम करता है और सेल के अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा बनाए रखने का काम करता है। इसलिए सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पंप होता है। इसके अलावा जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो नर्व सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाने में भी हेल्प करता है, मीन्स पोटेंशियल वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट करने का काम करता है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेशन होता है। अब हम बात करेंगे कैल्शियम पंप की। कैल्शियम पंप जो होता है वो जनरली मसल कॉन्ट्रैक्शन को रोकने का काम करता है। जब भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाना होता है तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसकी वजह से एक सिग्नलिंग होती है और उस सिग्नलिंग की वजह से क्या होता है, जो मसल सेल होती हैं, मसल सेल के अंदर प्रेजेंट जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं मसल सेल में, उस पर प्रेजेंट जो कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और जैसे ही कैल्शियम आयन चैनल ओपन होते हैं तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कैल्शियम आयन है वो निकलकर साइटोसोल में आ जाता है और साइटोसोल में प्रेजेंट एक कैलमॉडलिन प्रोटीन होती है, उस कैलमॉडलिन प्रोटीन के साथ जाकर बाइंड कर जाता है। जनरली एक कैलमॉडलिन प्रोटीन के साथ 4 कैल्शियम आयन आकर बाइंड करते हैं और फर्दर मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करते हैं।
क्योंकि सेल के अंदर, सेल के जो साइटोसोल के अंदर क्या होता है, कैल्शियम आयन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सेल के साइटोसोल में कैल्शियम आयन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहता है तो वो बार बार कैल्मोडुलिन प्रोटीन के साथ अटैच होकर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता रहता है और लंबे टाइम तक मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो चलता रहता है। जब भी मसल के कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप करवाना होता है तो इस फ्री कैल्शियम आयन को वापस से इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसफर करना पड़ता है और उसके लिए जो पंप काम करते हैं उसको हम कैल्शियम पंप बोलते हैं। ये कैल्शियम पंप जो है वो एक टाइप का पी टाइप पंप ही होता है, क्योंकि इसको भी एक्टिवेट होने के लिए फास्फोराइलेशन की जरूरत होती है और जब ये एक्टिवेट होता है तो साइटोसोल में जितनी भी फ्री कैल्शियम प्रेजेंट थी उस सारी फ्री कैल्शियम को उठाकर वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ट्रांसफर कर देता है, या फिर ये जो कैल्शियम पंप होते हैं वो सेल की मेम्ब्रेन पर भी प्रेजेंट होते हैं, बाकी का जो कैल्शियम आयन होता है फ्री उसको उठाकर सेल के बाहर ट्रांसफर कर देता है। इस तरह से कैल्शियम आयन पंप जो हैं वो काम करते हैं। अब हम बात करेंगे वी टाइप पंप की और एफ टाइप पंप की। सबसे पहले हम जानते हैं वी टाइप पंप को कि वी टाइप पंप क्या होते हैं। वी टाइप पंप एक एटीपी ड्रिवन टाइप पंप ही होते हैं, मींस जो एटीपी से ही चलते हैं ये पंप। और वी टाइप पंप हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वैक्यूल के ऊपर और वेसिकल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वी टाइप पंप को वी एटीपेस पंप भी कहा जाता है और लाइजोसोम के अंदर ये पंप जो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को या प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को बनाए रखने का काम करते हैं। मींस ये लाइजोसोम के पीएच को कम बनाए रखने का काम करते हैं, जो कि प्रोटीन के एक्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब हम देखते हैं एफ टाइप पंप को कि एफ टाइप पंप क्या होते हैं। एफ टाइप पंप की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कई सारी यूनिट की बनी हुई होती है और देखने में ये हमें टरबाइन लाइक नजर आते हैं। जनरली ये जो एफ टाइप पंप होते हैं वो प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में हमें देखने को मिलते हैं। जनरली क्या होता है कि जो यूकैरियोट की जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, जिसकी वजह से क्या होता है माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है और बाय यूजिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये एडीपी और पीआई का यूज करके एटीपी की फॉर्मेशन करवाते हैं। मींस ये एक ऐसे पंप होते हैं जो एटीपी को यूज नहीं करते बल्कि एटीपी की सिंथेसिस करवाने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे अगले पंप की, जिसको हम एबीसी ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। एबीसी ट्रांसपोर्टर को एटीपी बाइंडिंग कैसेट कहा जाता है। ये जो एबीसी ट्रांसपोर्टर होते हैं ये एक तरह के एटीपी ड्रिवन ट्रांसपोर्टर ही होते हैं और इनके अंदर मेनली दो कंजर्व डोमेन प्रेजेंट होते हैं। एक को हम ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन बोलते हैं और दूसरे को हम न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन बोलते हैं। इसका जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होता है उसके साथ आकर कोई न्यूक्लियोटाइड बाइंड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और इस ट्रांसपोर्टर को एक्टिवेट करने का काम करता है। एबीसी जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो जनरली स्मॉल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं या फिर आयन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। लाइक ये फॉस्फोलिपिड का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। इसका एक एग्जांपल है जैसे फ्लॉपेज प्रोटीन। जो फ्लॉपेज प्रोटीन होती है वो फॉस्फोलिपिड को उठाकर इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट पे ट्रांसपोर्ट करती है। तो जो फ्लॉपेज प्रोटीन है वो एक तरह की एबीसी ट्रांसपोर्टर ही होती है जो कि फॉस्फोलिपिड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इसके अलावा इसका दूसरा एग्जाम्पल CFTR क्लोराइड आयन चैनल होते हैं। जो CFTR क्लोराइड आयन चैनल होते हैं वो क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये एबीसी ट्रांसपोर्टर जो हैं वो आयन को भी ट्रांसपोर्ट करवाते हैं और स्मॉल साइज जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। एबीसी ट्रांसपोर्टर जो होती है वो लार्जेस्ट ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है और इसके अंदर जैसा कि हमने आपको बता दिया कि दो कंजर्व डोमेन भी प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे पहली एबीसी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन थी वो कैंसीरियस सेल के अंदर देखी गई थी जिसको हम MDR बोलते हैं, जो कि इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मीन्स कैंसीरियस सेल को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। इस तरह से एबीसी ट्रांसपोर्टर जो है वो वर्क करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो समझ आया है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।